हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 का फिजिक्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आप इसके द्वारा पता कर सकते हैं कि आपको टर्म 1 का जो फुल मार्क्स 35 है उसमें से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है टू चार्ज स्फीयर्स विच आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d exert a force F on each other. If charges are doubled and distance between them is doubled, then the force is. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार कूलम्ब्स लॉ के अनुसार F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, यहाँ डिस्टेंस दिया है d स्क्वायर। अब जब चार्ज को डबल कर देंगे और डिस्टेंस को भी डबल कर देंगे तो फोर्स क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q1 इंटू 2Q2 बाय d हो जाएगा 2 गुना मतलब 2d का स्क्वायर। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 दूना 4 Q1 Q2 बटे ना 2 दूना 4 d स्क्वायर। तो 4 4 कट गया, इसका मतलब है F डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। इसका मतलब है फोर्स सेम रहेगा, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा पहला आंसर। ओके ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। If a charge on a body is 100 nanocoulomb, then how many electrons are present on the body? ओके, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से है Q इक्वल टू NE। तो चार्ज दिया हुआ है 100 नैनोकूलम। 100 नैनोकूलम Q बराबर दिया हुआ है 100 नैनोकूलम। तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। तो इतना कूलम हो गया, तो ये बराबर हो गया 1 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। ओके, तो यहाँ पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो N इक्वल टू हो जाएगा Q/E। तो Q तो है 1 इंटू 10⁻⁻⁷ और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, -19। तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा 10 हटाएंगे तो आ जाएगा 10/16 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 10⁻19। ओके, 2 8 16 2 5 10, 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.8 6 48, 8 दूना 16, 8 5 40, इतना गुना 10 का घात हो जाएगा 12। ओके, तो ये बराबर होगा 6.25 इंटू 10⁻11। ओके, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4,
ऑप्शन नंबर 4। ओके, अगर आपने इसको दिया है तो आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल। ओके, अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। E इक्वल टू F/Q होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा न्यूटन पर कूलम। ओके, अगला सवाल है when an electric dipole is placed in uniform electric field it experiences a net force, a torque, both a net force and torque, neither a net force nor a torque। तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है ना, नेट फोर्स 0 होता है इनका, क्योंकि फोर्स इक्वल होता है बट इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा टॉर्क। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ए चार्ज Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will be, ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो सेम रहेगा, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6 ए गॉसियन स्फीयर ओके, अगला सवाल है ए गॉसियन स्फीयर एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट, द टोटल flux across the sphere is, okay, the total flux across the sphere is हो जाएगा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो गॉस थ्योरम के अनुसार फाई इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ चार्ज इनक्लोज्ड है 0, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, इसलिए छठवां का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल V इज E इक्वल टू -dV/dx, यही है करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इफ EA be the electric field strength of a short dipole at a point on its axial line and EE that on the equatorial line at the same distance, then इसका करेक्ट ऑप्शन है EA इक्वल टू 2 टाइम्स EE, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट इक्वेटोरियल लाइन। ओके, नेक्स्ट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, अब जानते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। अब ऑप्शंस देखिए, एरिया ऑफ द प्लेट्स पर तो डिपेंड करता है, मेटल्स ऑफ द प्लेट, ओके, मेटल्स ऑफ द प्लेट पर ये डिपेंड नहीं करता है, तो 9 का आंसर होगा 2। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इफ ए डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड between the plates of a parallel plate capacitor, then the value of its capacitance decreases, increases, remains same, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर होगा increases। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 the energy stored per unit volume when two plates of a parallel plate capacitor will be, ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4।
ओके, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है W बाय क्यू। W बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस और Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लगा देंगे। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ml पर टी स्क्वायर, और डिस्टेंस का हो गया l बटे ओके आई का हो गया एम्पियर, टाइम का हो गया टी। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर, टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी का हो जाएगा पर क्यूब, फिर ए ऊपर जाएगा पर ए। ओके, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, Ohm's law is valid when the temperature of a conductor is very low, very high, varying, constant। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब Ohm's law वैलिड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वाई इज द Wheatstone's bridge more accurate than other methods of measuring resistance। अब जानते हैं इट इज बेस्ड ऑन नल मेथड और इसीलिए ये वैलिड होता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन। ओके, तो आप जानते हैं Vd इक्वल टू ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम। ओके, तो इस रिलेशन से Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इसलिए आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, चार्ज, एनर्जी, नन ऑफ दिस। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर जंक्शन लो रहता तो बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता। ओके, नेक्स्ट, in the series combination of two or more than two resistances, the current through each resistance is same। ओके, पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ही ऑप्शन सही है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n cells we obtain more voltage, more electric current, less voltage, less electric current। the correct option है more electric current, more electric current। Next, question number 19, the resistivity of alloy manganese is nearly independent of temperature। okay, nearly independent of temperature, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि मैग्नानिन होता है अलॉय ऑफ मैंगनीज, कॉपर एंड निकेल। ओके, तो इसका रेसिस्टिविटी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 6.4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड विल बी। ओके, ये भी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। ओके, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ करंट दिया हुआ है। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अनुसार Q इक्वल टू NE, और Q बराबर होता है IT इज इक्वल टू NE। तो यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, तो N इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी बटे E। तो I तो दिया हुआ है 6.4 एम्पियर। ओके, टाइम है 1 सेकेंड। ओके, टाइम है 1 सेकेंड।
और ई का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब ये 10 मतलब हटा देंगे तो हो जाएगा 16 चौके 64, तो 4 गुना 10 का घात 19। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। An electron enters perpendicularly to a uniform magnetic field. The path of the electron will be circular, parabolic, linear, spiral. तो इसका आंसर होगा circular. Okay, question number 22. The magnetic field B at the center of a current carrying circular loop of radius R is. Okay, तो अब जानते हैं at the center B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई बाय 2r, यहाँ r है रेडियस, तो B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब आते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स वाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ऑप्शंस हैं इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड है इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आप जानते हैं F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, तो ये बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। ओके, तो जब मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, इसलिए हमने सेलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका फॉर्मूला से है ये सवाल, तो B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पर है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट भी है, रेडियस, ओके रेडियस तो यहाँ नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा रेडियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इतना सहज सवाल, इज टेस्ला। 26. Two parallel conductors carrying current in the same direction will attract each other. ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपेल ईच अदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field. The torque acting on it does not depend upon area of loop, value of current, magnetic field, none of these. तो टाउ इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला सही है। ओके, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, आई है करंट ये तो डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है, इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, जानते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ओके, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ आर आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो सभी क्वेश्चंस है ना जो सेट दिया हुआ था वहीं से है, इसलिए अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपने बहुत अच्छा किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। द स्ट्रेंथ ऑफ
The Earth's magnetic field is constant everywhere, zero everywhere, having high value, varying from place to place on the Earth's surface. Correct option है option number 4. Okay, question number 34. In a given figure, current from A to B in the straight wire is increasing. The direction of induced current in the loop is, इसका करेक्ट ऑप्शन है ना, जो करंट होगा इन द लूप वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके, अब आते हैं लास्ट सवाल. द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इतना सहज सवाल. द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी. ओके, तो इस प्रकार से बहुत ही सहज सवाल था. आपने इसका सही जवाब दिया होगा. आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ. ओके, अगर आपको इससे संतुष्टि मिली तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा. ओके, ठीक है, बाय.